Good morning everyone. Today I am going to explain you a new chapter of class 11th work, energy and power. तो सबसे पहले हम वर्क की बात कर लेते हैं। वर्क किसे कहते हैं? तो वर्क की बात करें तो हम डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं हम उसे वर्क कहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये भी वर्क है। आप पढ़ रहे हो, ये भी वर्क है। लेकिन फिजिक्स के डेफिनेशन में वर्क को अलग तरह से डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है, ध्यान से देखिए। इट इज़ द, फिजिक्स में लिखा गया है, इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट से क्या समझ में आ रहा है? हमने वेक्टर में पढ़ा था, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट से इसका मतलब है वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लास 9th में आप जानते हैं ये बात, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। तो इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ किसका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये स्केलर प्रोडक्ट है। फिजिक्स में ऐसे इसे डिफाइन किया गया है। तो कोई भी फोर्स हो वो वर्क करता है। जैसे हम नॉर्मल जनरल लाइफ में अपने मस्कुलर फोर्स को ही वर्क का वो एजेंट मानते हैं, लेकिन बेसिकली मस्कुलर फोर्स ने वर्क किया उसी टाइम पर उस ऑब्जेक्ट पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, सारे फोर्सेस अपने अपने प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से वर्क करते हैं, अपने अपने नज़रिए के हिसाब से वर्क करते हैं। तो कैसे होता है, यहाँ पे वर्क को हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। कौन कौन से वेक्टर? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी। अगर दोनों का स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे जनरली हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास m है। हमने एक रस्सी से इसे खींचा, तो जाहिर सी बात है फोर्स हम इधर लगा रहे हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे साइड में, ये आगे बढ़ रहा है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा थीटा। अब यहाँ पे फोर्स को दो कंपोनेंट में हम बांटेंगे। हमने पढ़ा है कि फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट जो कि थीटा के डायरेक्शन में होता है, और थीटा के डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को हम कहते हैं एफ कॉस थीटा। एक कंपोनेंट जो कि थीटा के परपेंडिकुलर होता है, अब परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को हम कहते हैं एफ साइन थीटा। ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर वर्क के लिए सिर्फ और सिर्फ थीटा, फोर्स का वो कंपोनेंट जिम्मेदार है जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। फोर्स का वो कंपोनेंट ही जिम्मेदार है जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। तो हम चाहें तो वर्क को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एकदम फील करा देगा ये वाला डेफिनेशन। कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बड़ा ही आसान सा भाषा है कि वर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। फोर्स का मतलब, वर्क का मतलब ही होता है कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो भी फोर्स हो रहा है, फोर्स का जो भी कंपोनेंट है उसी से मतलब है हमें, उसके अलावा किसी और से हमें मतलब नहीं है। अब जल्दी जल्दी इसके एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। सभी जान चुके हो कि ये क्वांटिटी क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो एसआई यूनिट की बात करें तो इसको जूल ने एक्सप्लेन किया था। बेसिकली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वहाँ से वर्क आया था, तो इसलिए इसका एसआई यूनिट सबसे पहला जूल होगा। दूसरा इसकी एसआई यूनिट और क्या होगी? न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो हो जाएगा न्यूटन मीटर। मतलब न्यूमेरिकल में न्यूटन मीटर देगा या जूल देगा, दोनों केस में ये वर्क ही होगा, ठीक है। तीसरा, न्यूटन को एक्सपेंड कर दो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, कितना आ जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आ गई, न्यूटन मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों किसके डेफिनेशन है?
वर्क के डेफिनेशन है, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ये बहुत आसान, 9th में भी पढ़े हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे अलग अलग एंगल पर, डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट वर्क डन होगा, हम सारे वर्क डन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफ थीटा इक्वल टू 0। ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, जिनके लिए फास्ट हो रहा है वो थोड़ा स्पीड स्लो कर सकते हैं, जिनके लिए स्लो हो रहा है वो स्पीड फास्ट कर सकते हैं, वो आपके हाथ में, आपके फ़ोन में फंक्शन है ऐसा। इफ़ थीटा इक्वल टू 0, तो हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, और थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे 0। ये केस आएगा, सबसे मैक्सिमम यही केस आएगा। अब ये केस होता क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस पर हमने इधर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, हो गया एंगल 0। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, पैरेलली शिफ्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के एकदम ऊपर ओवरलैप करेंगे, इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू एफ एस, जो कि जनरली हमने क्लास 9th में पढ़ा था। ये सबसे मतलब बेसिक डेफिनेशन है कि डायरेक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन आ जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब थीटा क्या हो, 0, नहीं तो थीटा पे डिपेंड करता है, वर्क डन थीटा पे डिपेंड करता है। दूसरा केस थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ़ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस बात को ध्यान से सुनना, 180 डिग्री का मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस पर फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, F। जनरली ये जो फोर्स होता है, इस फोर्स की एक क्वालिटी होती है, मैं इसको समझाऊंगा। और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन। सर ये कैसे पॉसिबल है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर लग रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका एक ही रीज़न है कि इधर भी कोई ना कोई फोर्स लगेगा जो कि इससे ज़्यादा होगा, ये अपोजिंग नेचर का फोर्स होगा। ये किस नेचर का फोर्स होगा, अपोजिंग नेचर का फोर्स। तो थीटा 180 में मेन अपोजिंग नेचर का फोर्स जो होता है, आप लोग अच्छे से जानते हो, उसका नाम होता है फ्रिक्शनल फोर्स। इस पर मैं एक एग्जांपल अभी कराऊंगा। फ्रिक्शनल फोर्स का काम होता है अपोज करना। मैंने क्या बोला, हर एक फोर्स अपना अपना वर्क डन करता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अपना अपना वर्क डन करेगा, ठीक है। तो ये जनरली क्या होता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अभी समझ में नहीं आया, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 20 kg, इस पर हमने अप्लाई किया है 10 न्यूटन फोर्स, ठीक सर, अप्लाई कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। फ्रिक्शनल फोर्स सभी ने पढ़ा है, थोड़ा सा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स वाला बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा। इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर आगे की तरफ। अब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, वो कुछ रोकने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो भी है। अब फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, म्यू इंटू एन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रिक्शनल फोर्स को बता दें कि ये होता है म्यू इंटू एन। एन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के इक्वल होता है। अब वेट कितना होगा, एम इंटू जी, मतलब 20 इंटू 10 मतलब 200 न्यूटन। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये बेसिक नॉलेज आप सभी के पास होगा। ऊपर डायरेक्शन में इस पर क्या फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से सुनना, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है म्यू इंटू एन। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, फाइंड द वर्क डन बाई, पहला तो फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा एंड अप्लाइड फोर्स। एक ऑब्जेक्ट पर जितने फोर्सेस लगते हैं सब अपना अपना वर्क डन करते हैं, सारे फोर्सेस अपना अपना वर्क डन करते हैं। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, हम जनरली कंसिडर करते हैं मस्क्यूलर फोर्स, स्वार्थी हैं हमने जितना वर्क किया बस हम उसे काउंट करते हैं। भाई ये सारे जितने भी नेचुरल फोर्सेस हैं वो भी तो वर्क कर रहे हैं, उन्हें हम काउंट ही नहीं करते। फिजिक्स सबको काउंट करता है, बस यही बात है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल एंड अप्लाइड फोर्स, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात कर लें, तो फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, हम सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यही होता है। फोर्स कितना है सर, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है सर, 0.5। एन कितना है 200 न्यूटन। एस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर 10 मीटर। और कॉस 180, कॉस 180 क्या होगा, कॉस 180 क्यों, क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है। कॉस 180 मतलब -1, कितना हो जाएगा 100 माइनस का 100 न्यूटन। नॉर्मल कैलकुलेशन है, बहुत हार्ड नहीं है।
अब बात कर लेते हैं वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स की बात करें तो यहाँ पर एफ एस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस जीरो। अप्लाइड फोर्स जिस डायरेक्शन में उधर ही क्या है, तो कॉस जीरो। जाहिर सी बात है वर्क डन इसका ज़्यादा होगा, इसका थोड़ा कम होगा, तभी तो इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो भी देख लेते हैं अभी। तो फोर्स कितना है 10 न्यूटन, सर डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर, और कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो कितना होता है 1 होता है। वैसे हमको इसको थोड़ा सा और ज़्यादा रखना चाहिए था, 10 न्यूटन से थोड़ा ज़्यादा, तब ये इक्वल आएगा, नहीं तो ये ज़्यादा इक्वल ही आ जाएगा एकदम, तब तो मोशन होगा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। हम क्या करेंगे इसमें 20 न्यूटन रखेंगे, जिसकी वजह से यहाँ क्या आ जाएगा 200 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200 न्यूटन। कोई डाउट नहीं है किसी को? आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। मतलब हर एक फोर्स अपना अपना वर्क करता है, बस इतनी कॉन्सेप्ट को आपको अपने दिमाग में रखना है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो थीटा इक्वल टू 90 पर है, तो एक बार थीटा इक्वल टू 90 वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। जिनको लिखना हो वो पीछे करके एक बार लिख लेंगे इसे। तो अब हम अगला केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि अगर कूली एक ऑब्जेक्ट को अपने सर पर लेके चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन 0 है। बिल्कुल गलत बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन 0 है, उसने तो अपना मस्कुलर फोर्स लगाया ही था। तो ये जो स्टेटमेंट है पूरी तरह सही नहीं है कि उसके द्वारा किया गया वर्क डन 0 है। अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं, जिसका मास है 20 kg, वही पिछला वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना 10 मीटर का। हमें पता करना है कि वर्क डन बाई दो फोर्सेस ले लेते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन एंड दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक फोर्स अपना अपना वर्क डन करता है। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, सिर्फ मस्कुलर फोर्स वर्क डन नहीं करता है, फिजिक्स में हर एक फोर्स वर्क डन करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, नीचे डायरेक्शन में। कितना लगेगा सर, जितना वेट होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। वेट कितना होगा, m इंटू जी की वैल्यू कितनी होगी 10, मतलब 200 न्यूटन। कितना वेट लगेगा इस पर 200 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट जाहिर सी बात है किसी और फोर्स की वजह से हो रहा है, लेकिन इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, हमें ये निकालना है। ये डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं हो रहा है, ये किसी अप्लाइड फोर्स की वजह से जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हर समय लग रहा है। तो उस फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ हमको ये निकालना है। तो यहाँ पे थीटा दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा हो गया 90 डिग्री। थीटा 90 है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सर, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कितना है सर 200 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर, और कॉस 90 कितना होता है सर 0, कहानी ख़त्म। कितना 0 न्यूटन। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज 0, ऑलवेज 0 अगर डिस्प्लेसमेंट आगे की साइड में हो रहा है। ऐसा नहीं हमेशा 0 होगा। जैसे मान लो इसको मैं अगर छोड़ रहा हूँ, ये नीचे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर, वर्क फोर्स भी उधर, उस केस में 0 नहीं होगा। लेकिन अगर ये आगे बढ़ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या ही वर्क है, कोई वर्क नहीं है। सामने से दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो उसका कोई रोल प्ले है ही नहीं। उसका उधर जाने के लिए कोई जिम्मेदार वो नहीं है, बल्कि वो तो रोकने का जिम्मेदार करेगा। ठीक है, उधर जाने के लिए वो कोई जिम्मेदार नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर डायरेक्शन में लगता है, हमें नॉर्मल रिएक्शन की वजह से भी निकालना है। तो नॉर्मल रिएक्शन, जैसे नॉर्मल रिएक्शन को मैंने क्या समझाया था, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि मैं जितना वेट दे रहा हूँ उतना नॉर्मल रिएक्शन धरती मुझे दे रहा है। मैं पानी पे खड़ा हो सकता हूँ, क्यों नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं जितना वेट दे रहा हूँ उतना नॉर्मल रिएक्शन मुझे वाटर नहीं दे पाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का काम ही है बैलेंस करना। नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ सॉलिड सरफेस ही दे सकता है, और नॉर्मल रिएक्शन इसलिए इसी के बराबर एकदम होगा, इसलिए बराबर होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। मतलब जितना ये फोर्स लगा रहा है उतना ही ये लगा रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई मोशन हो ही नहीं रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना हो जाएगा, जितना वेट है 200 न्यूटन, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अगेन यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा सर 200 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना 10 मीटर, इस बार भी थीटा कितना 90 डिग्री। तो
तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हो जाएगा 0। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क डन 0 है। लेकिन अगर इधर अप्लाइड फोर्स की बात किया जाए, मान लो इधर ही फोर्स लगाया जा रहा है 10 न्यूटन, तो अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन की बात की जाए तो क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। तो अप्लाइड फोर्स कितना है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, और थीटा की वैल्यू इस बार कितना है, इस बार जिधर फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट, थीटा 0, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, मतलब 100 न्यूटन। वर्क डन करने वाला अकेला यही है, पॉजिटिव वर्क करने वाला अकेला सिर्फ अप्लाइड फोर्स है, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है सिर्फ वही पॉजिटिव वर्क डन करता है। बस इस बात को याद रखना है। अब एक और कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं इसी बीच, ध्यान से देखना। एक और कॉन्सेप्ट इसी बीच, ज़्यादा स्पीड तेज हो रहा है तो आप स्लो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि इफ थीटा इक्वल टू स्मॉलर देन 90 से छोटा है, मतलब एक्यूट एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? एक्यूट एंगल बना रहा है। तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन पॉजिटिव होगा। कैसा वर्क डन होगा? पॉजिटिव। कैसे पता? ये फोर्स, ये मास है, अगर इधर साइड में फोर्स लग रहा है और इधर साइड में जब भी होगा ये 90 से कम हो थीटा। अगर ये 90 से कम है इसका मतलब जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव नहीं आएगी। अगर नेगेटिव नहीं आएगी कॉस थीटा की वैल्यू, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब वर्क डन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? वर्क डन पॉजिटिव का मतलब होता है हम किसी डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, अपोज नहीं कर रहे हैं। मतलब वो फोर्स उस डायरेक्शन वाले डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट कर रहा है, मतलब एनर्जी दे रहा है ना। इसका मतलब होता है वर्क डन पॉजिटिव का मतलब होता है सपोर्ट करना या फिर एनर्जी देना, एनर्जी गिवन, एनर्जी देना। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। वर्क डन अगर पॉजिटिव है इसका मतलब हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, उससे एनर्जी ले नहीं रहे हैं। अब जैसे वर्क डन अगर नेगेटिव होगा तो अगला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, इफ थीटा इक्वल इज स्मॉलर देन 90 ग्रेटर देन 90, तो इस केस में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज। कैसा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल में वर्क डन हमेशा क्या होता है सर? नेगेटिव होता है। अगर वर्क डन नेगेटिव है इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे एक मास है, इसका मास m है, ध्यान से देखना, इस पर फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये खींचने का काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये किसी अप्लाइड फोर्स की वजह से होगा, जाहिर सी बात है। हम इस फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके द्वारा वर्क डन निकाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये अपोज करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? अपोज करने का काम, खींचने का काम कर रहा है। इसका ये मतलब है ये जब भी करेगा उसकी एनर्जी को खाएगा, एनर्जी लॉस करेगा, है ना। तो ये हमेशा अपोज करने का काम करेगा, सपोर्ट करने का काम नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा? एनर्जी को लॉस करेगा, ये एनर्जी को लॉस करेगा। बस इतनी बात अपने दिमाग में रख लो कि अगर थीटा की वैल्यू 90 से छोटी होगी तो वो एनर्जी को सपोर्ट करेगा, जैसे आपका अप्लाइड फोर्स हो गया। अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी वो एनर्जी को अपोज करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, जैसे आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह हर एक फोर्स अपना अपना वर्क डन करता है। आई होप सो आप लोग वर्क को अच्छे से समझ गए होंगे। वर्क सिर्फ एक तरह का नहीं होता है, कांस्टेंट वर्क नहीं होता है, वेरिएबल फोर्सेस भी होते हैं और वेरिएबल फोर्सेस के द्वारा वेरिएबल वर्क भी होता है। तो वेरिएबल वर्क को हम इंटीग्रेशन के थ्रू समझते हैं। अभी एक और टॉपिक है जो कि जनरली पूछा जाता है, हम उसे भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, वर्क डन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। सबसे पहले हम इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं। इसको बहुत बार आपने लॉ ऑफ मोशन एलओएम में पढ़ा है। तो इंक्लाइंड प्लेन की बात करें, इस पर एक मास है, यहाँ से मास इस प्लेस से ये नीचे आ गया है और इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है? L डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है, इसका मास है m। जाहिर सी बात है इस पर जो फोर्स लग रहा होगा नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है इस कॉन्सेप्ट को। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि सर ये एंगल कितना होता है? 90 होता है। ये सारी बातें हम जानते हैं। अब हमको निकालना है वर्क डन, किसके द्वारा? बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा यहाँ से यहाँ तक आने में किया गया वर्क डन।
ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, टॉपिक का नाम यही है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन inclined plane, inclined plane, inclined plane पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें ये निकालना है। तो हम वर्क डन का अपना डेफिनेशन जो हमारा शुरू में हमने पढ़ा था क्या, वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हम उसी से बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो हम जानते हैं अगर ये थीटा से लगा हुआ है तो ये हमेशा होगा क्या, ये अगर mg है तो ये हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा, mg cos 90 माइनस थीटा। इस बात को ध्यान समझिए, ये mg है, ठीक है, mg हमेशा नीचे लगेगा, तो इसका थीटा से लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है, 90 माइनस थीटा है, बेसिकली ये थीटा था, ये 90 था, तो इसको 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों का सम 180 होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये mg है, तो ये वाला अगर ये थीटा से लगा हुआ है तो ये हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा, और हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। अब कई बच्चे इसी बीच में नोटिफिकेशन चेक करने लगेंगे या कुछ चेक करने लगेंगे, ये चीज़ें मिस हो जाएंगी। सर अभी तो cos 90 माइनस थीटा लिखे थे, अब साइन थीटा कहाँ से लिख दिए, cos 90 माइनस थीटा हमेशा साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, यहाँ पे वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दो बातें बोल सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दोनों बातें हो सकती हैं। मैं वही वाला लेके चलता हूँ जो आपने पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो cos 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे mg साइन थीटा इंटू एल, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, mg l साइन थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अपने डेफिनेशन से देख लें, अपने वाले, ये तो पहली बात हो गई, ये पहली बात हो गई, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करना है। अपने वाले डेफिनेशन से देख लें, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, सर फोर्स क्या लग रहा है mg, सर डिस्प्लेसमेंट कितना है l, सर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा होता है। सेम आंसर आया है, कोई भी अंतर नहीं है इसमें, इस वाले आंसर में और इस वाले आंसर, जबकि ये वाला आंसर वो वाले डेफिनेशन से था जिसमें था कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये वाला अपने नॉर्मल डेफिनेशन जो पहला वाला था, स्केलर प्रोडक्ट है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, दोनों से एकदम सेम आंसर आएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब आगे की बात करें तो यहाँ पर हम तीन कंक्लूजन पहले हम निकालते हैं। हमने नॉर्मल फोर्स की, नॉर्मल वर्क डन की सारी बातें कर ली है, मतलब कांस्टेंट वर्क डन की, वर्क डन और भी होते हैं, वेरिएबल वर्क डन होते हैं, उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हमने तीन कंक्लूजन निकाला है। सबसे पहला कंक्लूजन हमारा था कि वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा कंक्लूजन था वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिससे हमने ये किया है। तीसरा कंक्लूजन है वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तीनों अपनी जगह पर सही हैं, तीनों सेम रिजल्ट देंगे, कोई डिफरेंट रिजल्ट तीनों नहीं देंगे। हम चाहे तो एक दो न्यूमेरिकल और कर सकते हैं इसी पर। एक न्यूमेरिकल मैं और कर देता हूँ यहाँ पर, एक न्यूमेरिकल और कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर एक पुली वाला प्रॉब्लम हम ले लेते हैं। यहाँ पर ये 3 kg है और ये 1 kg है, तो जाहिर सी बात है ये नीचे जाएगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा। ये मान लो 3 मीटर ट्रेवल कर रहा है,
तो जाहिर सी बात है ये भी 3 मीटर ट्रेवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर और नीचे। इस दौरान जब ये नीचे 3 मीटर और ये ऊपर 3 मीटर गया, इस पर लगेगा 3G, इस पर लगेगा 1G, इस पर लगेगा टेंशन T, इस पर भी लगेगा टेंशन T। अब T की वैल्यू हमें मतलब जितनी भी हो उस हिसाब से हमको ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है। तो अगर 3G की बात करें तो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाई 3G, वर्क डन बाई 3G। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स कितना है 3G, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर 3 मीटर, तो m नहीं लिखते हैं, और कॉस थीटा, सर थीटा की वैल्यू कितनी है, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही फोर्स, नीचे ही जा रहा है उधर ही, कितना हो जाएगा 0, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 9G। अच्छा इसके द्वारा 1G के द्वारा वर्क डन अगर निकालेंगे, वर्क डन बाई 1G कितना हो जाएगा, फोर्स कितना है 1G, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर 3 मीटर, और थीटा कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है 1G नीचे लग रहा है, इसका मतलब थीटा 180 है, -1 कितना हो जाएगा सर -3G। इसका वर्क डन -3G, इसका वर्क डन +9G, बस यही याद रखना है। वर्क डन हर एक फोर्स करते हैं, चाहे कोई फोर्स हो, फोर्स अगर ऑब्जेक्ट पर लग रहा है तो वर्क अपना करेगा। हम बस मस्कुलर फोर्स की बात करते हैं। वेरिएबल फोर्सेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।